अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। जंतर मंतर दिल्ली में होने वाले इस वक्त प्रोटेस्ट के चलते इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी परेशान है। ऐसी सिचुएशन में एक और बुरी खबर इंडिया के लिए इमर्ज हो रही है। खबर कुछ यूं है कि रशियन Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मॉस्को में गिरकर क्रैश हो चुका है और ये क्रैश 23 जुलाई की सुबह को हुआ है। इससे पहले 2019 में Su-57 का एक क्रैश हुआ था और एलिजिडली उसके बाद भी एक Su-57 का प्रोटोटाइप क्रैश हुआ था, लेकिन रशिया ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया था। तो टोटल क्रैशेस की बात की जाए तो 3 रशिया ने जो एक्नॉलेज किए, तो ये दूसरा क्रैश है। इंडिया के लिए ये परेशानी की चीज़ ये है और कहीं ना कहीं अब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स अपनी काली जुबान पर भी ज़रूर रिसर्च करेंगे कि वो जब भी कोई एयरक्राफ्ट लेने की बात करते हैं या किसी भी इक्विपमेंट में या किसी भी फाइटर जेट में इंटरेस्ट शो करते हैं या किसी ड्रोन में इंटरेस्ट शो करते हैं, वो क्रैश होना शुरू हो जाते हैं या वो शूट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आप अगर सेम चीज़ देखें MQ-9 ड्रोन के साथ, तो इंडिया ने अपनी तीनों सर्विसेज के लिए उसकी डील साइन की और उसके बाद आपने देखा होगा कि ईरान ने भी धड़ाधड़ ये ड्रोन शूट डाउन किए और यमनी हाउथीज़ ने भी। हालांकि एक वक्त ऐसा था ईरान और हाउथीज़ के इस पूरे मामले से पहले, जब MQ-9 को शूट डाउन कर देना ये बहुत यूनिक चीज़ समझी आती थी, लेकिन अब जितने ये ड्रोन्स शूट डाउन हुए हैं तो उनका सारा वो क्रिज्मा ही मारा गया। Su-57 के साथ भी ऑलमोस्ट अब कुछ वैसे ही हो रहा है। Su-57 रशिया यूज़ तो कर रहा है यूक्रेन वॉर में, बट उतना एक्टिवली इसे यूज़ नहीं किया जा रहा जितना Su-57, Su-27, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट रशिया यूज़ कर रहा है। उसकी एक दो रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये है कि Su-57 के इनफ नंबर रशियन एयरफोर्स की सर्विस में नहीं है। अब इनकी प्रोडक्शन बहरहाल चल रही है, लेकिन कुछ नीश अपग्रेड्स ऐसी हैं रशियन Su-57 को चाहिए, जो अगर नहीं होती तो ये किसी भी मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में हेड ऑन हेड जाने की सिचुएशन में नहीं है। ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। एक तो न्यू इंजन चाहिए Su-57 को और वो भी टेस्टिंग फेजेस में है, जिसकी वजह से इसे सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी मिल सकेगी। न्यू BVR मिसाइल Su-57 के लिए डेवलप किए जा रहे हैं, जो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हैं। इसी तरह लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को मजीद बेहतर किया जाना है अभी, बिकॉज इससे पहले कंपटीशन रशिया समझता था कि F-22 और F-35 से होगा उनका, जो अमेरिकन मेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। अब मार्केट इतनी ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है कि जंग के मैदान में तो आपने कम्पीट करना ही है, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री के मैदान में भी आपको कम्पीट करना पड़ेगा। और उस इंडस्ट्री में चाइना कूद चुका है, जिसके J-20 और J-35 स्टेल्थ के मामले में भी और ऑनबोर्ड वेपन्स के मामले में भी Su-57 से सुपीरियर रहते हैं। और दूसरी इसकी रीज़न ये है कि रशियन एयरफोर्स 2022-23 के जो साल थे उनमें ज़्यादातर डम बॉम्ब्स यूज़ कर रही थी Su-35 को यूज़ करते हुए। अब जाके वो ग्लाइड बॉम्ब्स यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले Su-35 को एक 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट की टैक्टिक्स यूज़ करते हुए यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से Su-35 काफ़ी शूट डाउन भी हुए यूक्रेन के खिलाफ। हालांकि Su-35 एक बड़ा तगड़ा एयरक्राफ्ट है और Su-57 उसी का ही आगे एक एक्सटेंशन है, उसी का एक आगे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग आप कह सकते हैं। और रशियन एयरफोर्स अभी भी Su-35 को ही ज़्यादा यूज़ कर रही है, बिकॉज अगर इंटरनल वेपन बे के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो Su-35 ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है Su-57 के, बिकॉज Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इंटरनल बे में वो लिमिटेड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से अटैक रोल में रशिया Su-57 को ज़रा कम यूज़ कर रहा है। अब जो ये क्रैश हुआ है, ये अभी अननोन है कि ये क्रैश हुआ क्यों है। ये कोई टेस्टिंग फेज में एयरक्राफ्ट में कोई नई टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा रही थी, ये किसी कॉम्बैट मिशन पर था। और कुछ यूक्रेनियन टेलीग्राम सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि ये यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किया है, बट मैं अभी तक समझ नहीं सका हूँ कि यूक्रेन ने किस तरह डिस्ट्रॉय किया। बहरहाल क्रैश वाली जो बात है वो समझ में भी आती है। अब जहाँ तक बात है इंडिया के इसमें इंटरेस्ट को लेकर, तो इंडिया को ऑफिशियली ऑफर किया जा चुका है Su-57 और इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, मई 2026 में वो रशिया गए भी हुए थे और उन्होंने Su-57 को लेकर डिटेल में बात भी की है। दूसरी तरफ इंडिया के रिसर्चर हैं मनोज जोशी, उनका ये कहना है कि इंडिया का अपना AMC एयरक्राफ्ट 2035 से पहले सर्विस में नहीं आ सकता। उस वक्त तक ये कहा नहीं जा सकता कि इंडियन एयरफोर्स तैयार होगी, बिकॉज ऑलरेडी अगर 114 रफाल वो ले भी लें, स्टिल उन्हें पुराने जगुआर के 6 स्क्वाड्रन, फिर पुराने मिराज 2000 रिटायर करने पड़ेंगे और वहाँ ये 114 रफाल काम नहीं आएंगे, ना पाकिस्तान के खिलाफ ना चाइना के खिलाफ। दूसरी तरफ जोशी ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को उस वक्त तक J-35 इजीली मिल जाएगा चाइना से, और ऐसी सिचुएशन में इंडिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो रशिया से 36 से 60 के दरमियान Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर खरीदे।
अब इससे पहले 2007 में इंडिया और रशिया ज्वाइंटली इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे थे, बट 2018 में इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को खैराबाद कह दिया था। उसकी रीजन ये थी कि Su-57 का RCS बाकी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की निस्बत ज्यादा है, यानी कि इसकी स्टेल्थ उतनी बेहतर नहीं है। और Su-57 को रशिया ने बनाया था लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए। इसमें मतलब मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो तकरीबन 5 से ज्यादा रेडार्स हैं, ठीक है। मेन रेडार एक्स बैंड रेडार है, NO36 जिसे कहा जाता है। फिर इसके साइड पर एल बैंड रेडार्स हैं और एक्स बैंड दो एक्स बैंड 2 एल बैंड रेडार्स हैं और एक रेडार इसकी टेल में है। तो Su-57 को बेसिकली रशिया ने डिजाइन इस तरह किया था कि लॉन्ग रेंज डिटेक्शन ये कर सकेगा, इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी कई 100 किलोमीटर पर ये डिटेक्ट कर पाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना तगड़ा होगा कि अगर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट दूर से इस पर एक BVR मिसाइल फायर कर भी दे तो ये इस BVR मिसाइल को डॉज करके क्लोज कॉम्बैट में जाए और फिर वहां स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हराए, ठीक है। ये डिजाइन था, ये फिलॉसफी थी रशिया की, लेकिन इंडिया इस फिलॉसफी को नहीं मानता था। इंडिया की फिलॉसफी या इंडियन एयरफोर्स की मेंटालिटी थी अमेरिका जैसी, चाइना जैसी, कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो होता है, 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म वो होता है जिसका RCS इंतहाई कम हो, जिसका ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो ना सिर्फ मिसाइल्स को बल्कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्लाइंड कर सके, और वो लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन से इक्विप्ड हो। और इस फिलॉसफी को देखते हुए इंडिया ने 2018 में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। अब इंडिया के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है और रशिया कहीं ना कहीं अभी भी उसी फिलॉसफी को ही फॉलो कर रहा है जो वो पहले फॉलो कर रहे थे। यही वजह है कि Su-57 को अभी भी अमेरिका अपने लिए उतना बड़ा खतरा नहीं मानता। अब जो J-35 की जहां तक बात है, चाइना ने J-35 या J-20 जब बनाया तो उन्होंने साथ PL-15, अब वो PL-16 पर काम कर रहे हैं, PL-17 इंडक्ट हो चुकी है। नए एयर टू एयर मिसाइल्स बनाए, नए एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स बनाए। रशिया ने उसके मुकाबले में क्या बनाया नहीं पता। रशिया के पास मॉडर्न BVR मिसाइल कौन सा है नहीं पता। R-37 की जो हम बात करते हैं वो बेसिकली एक कोल्ड वॉर ईरा का मिसाइल है और उसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, ना उसका इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम अच्छा है। बेसिकली पुरानी टेक्नोलॉजी है। रेंज तो आपको उस दौर में भी 400-400 किलोमीटर रेंज के एयर टू एयर मिसाइल मिल रहे थे, बट लॉक बरकरार रखने की कैपेबिलिटी, नो स्केप जोन और बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट जो डायमेंशंस थी उनकी, वो इन मिसाइल्स की कमज़ोरी भी थी और वो चीज़ें रशिया अभी भी कैरी कर रहा है। सो यही वजह है कि इंडिया में इवन एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ को अब कह रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे रह चुका है। इवन अब Su-57 भी लेना एक इंटरिम सोल्यूशन है, लेकिन ये कोई आइडियल चीज़ नहीं है। और Su-57 का अब जो एक नया क्रैश हो गया है, ये इंडियन एयरफोर्स के कॉन्फिडेंस को और ठेस पहुंचाएगा और इंडियन एयरफोर्स अब दोबारा से सोचेगी कि क्या अब उन्हें Su-57 की तरफ जाना चाहिए या उन्हें किसी दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज स्टिल इंडिया के पास एक चांस है कि वो अगर अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले तो F-35 की नेगोशिएशंस को वो दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज J-35 का खतरा और चाइना के जो 500 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उन्हें हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं बॉर्डर्स पर, वो इंडियन एयरफोर्स को डरावने ख्वाब की तरह हॉन्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।